आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं मोहित कुमार सिग्मा गुरुकुल पर आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, वादे के मुताबिक आज से हम लोग एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने वाले हैं बच्चों। तो जो भी बच्चे आपके दोस्त और आपके सर्कल में कोई भी अगर एसएससी जीडी एग्ज़ाम, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी अगर करते हैं तो बच्चों आज से हम आपको रोज रात को 10 बजे एक बेहतरीन क्लास देने वाले हैं। उम्मीद है कि आप सभी का सपोर्ट हमें मिलेगा और इसी सपोर्ट से हम इस क्लास को इस लेवल तक लेके जाएंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश या जनरल नॉलेज को सॉल्व करते हैं तो आपको ज़रूर हमारी इन वीडियोस से फ़ायदा होगा, इन क्लास से आपको बेनिफिट होगा। और बच्चों, हम पूरी कोशिश करेंगे, मेनली 2 टारगेट हमारे अभी है, एक एसएससी जीडी एग्ज़ाम और एक आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी और आज से हम भी उस तैयारी में शामिल हो रहे हैं। तो चलिए भगवान का नाम लेकर अपनी क्लास को शुरू करते हैं और उम्मीद है कि रोज रात को 10 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे और अच्छी तैयारी करेंगे। चलिए इसी के साथ जय श्री राम, आज की क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्लास में हम आपको क्वेश्चंस तो सॉल्व कराएंगे ही, साथ में हर क्वेश्चन के पीछे जो थ्योरी या जो कंसेप्ट हो सकता है उस पर भी हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि 20 या 25 सवाल 20 या 25 मिनट में ही सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में भी हमें यही टाइम मेंटेन करके चलना है। एक क्वेश्चन 1 मिनट, अगर ये मैथमेटिक्स में आपका टारगेट है तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। सारे क्वेश्चन आराम से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द एलसीएम ऑफ 192 एंड 480 इज 60 मोर देन 100 टाइम्स ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यानी एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 नंबर हमें गिवन है बच्चों, एक नंबर है 192 और दूसरा नंबर है 480। अब सबसे पहले यहां पर एक वर्ड आपको दिखाई दिया एलसीएम, तो बच्चों हमें इनका एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक तो आप एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे स्कूल में आप लोगों ने एलसीएम निकालना सीखा होगा कि इन दोनों को ऐसे लिखकर और आप एलसीएम निकाल ले। और मुझे पता है कि यह तरीका सभी को आता होगा, लेकिन बच्चों आज मैं आपको एलसीएम लेने का एक इतना शानदार तरीका बताऊंगा, अगर आपने वो सीख लिया तो बच्चों आप एलसीएम बहुत कम टाइम में निकाल पाएंगे। अगर यहां आपको 30 सेकंड लगते हैं तो यहां पर आप मुश्किल से 2 सेकंड में एलसीएम निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक तो अपनी कैलकुलेशंस को अच्छा करना पड़ेगा, और सबसे मेन चीज है, अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है और बच्चों आपको टेबल्स नहीं आते तो आप कभी भी मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि आज पहली क्लास है और मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं जिसे किसी दिन क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो होमवर्क। और वो होमवर्क क्या है बच्चों, 1 से लेके 30 तक अगर आप टेबल्स याद कर लेते हैं तो बच्चों आपको बहुत फायदा होगा। आप सोच भी नहीं सकते कितनी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज तो मैं इस तरीके से तो नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा कि एलसीएम लेने के लिए आपके जो तरीके हैं वो सही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या सोच होनी चाहिए, जब भी एलसीएम लेना पड़े तो कोशिश करूंगा कि ये चीज आप सीखें और इसको आप फॉलो भी करें, इसको आप कोशिश भी करें अपने आप, क्योंकि मेरे सिखाने का बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप अपने आप भी उस चीज को कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये वाला तरीका मैं इसको अब मैं इरेज कर रहा हूं। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, एक्चुअल में जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर बड़े नंबर्स हैं उनमें कोई एक ऐसी संख्या कॉमन होती है जिसे बाहर निकाल के और आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे 192 96 का डबल होता है बच्चों, 192 96 का डबल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 96 इंटू 2, ये 192 आ गया। उसके बाद 480, देखिए अगर आप 96 का 5 गुना करोगे
तो 90 का 5 गुना 450 और 6 का 5 गुना हो जाएगा 30। तो 96 का ये तो डबल है और ये 96 का 5 गुना है। तो अगर कभी ऐसी दो संख्याओं का एलसीएम लेना पड़े जिनमें कोई एक बड़ी संख्या, एक बड़ा नंबर कॉमन आ जाए, जैसे इन दोनों में 96 कॉमन है, तो पहले आप 96 को लिख लो, उसके बाद जो बच गया 2 और यहां बचा 5, और बच्चों ये आ गया आपका एलसीएम। देखिए कितनी आसानी से हमने एलसीएम निकाल लिया और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। लेकिन इसके लिए हमारी प्रैक्टिस, टेबल्स और हमारी मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन। देखिए मैथमेटिक्स विदाउट कैलकुलेशन इज नथिंग। बिना कैलकुलेशन के मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो है बच्चों। तो सबसे पहले आप 2-3 चीजों पर काम कीजिए। एक तो अपना मल्टीप्लाई यानी गुणा करना, कैंसिल करना जो डिवीजन से आएगा, और एक टेबल्स। ये 3 चीजें अगर आपकी अच्छी हैं तो आपकी कैलकुलेशन हमेशा ही अच्छी रहेगी। तो देखिए एलसीएम निकालने का हमने कितना बेहतरीन तरीका निकाला। हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना था। मैंने देखा कि ये 96 का डबल है और ये 96 का 5 गुना है, तो पहले हमने 96 को लिख लिया, फिर इसमें जो बच गया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां जो बच गया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारा एलसीएम आ गया 960। अब आगे क्या कहता है, x के 100 गुना से 60 अधिक है। अब ये 960 किससे 60 अधिक होगा, इसमें से 60 कम कर दो तो 900 आ गया। 960 इज 60 मोर देन, तो भाई 960 किससे 60 मोर होगा, 900 से, और ये 900 x का 100 गुना है, यानी कि 100 गुना x बराबर 900, और यहां से x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई। तो मेनली इस क्वेश्चन में हमने क्या बात सीखी कि हम अगर हमारी मल्टीप्लिकेशन या हमारी जो फैक्टराइजेशन करने की टेक्निक है, जो संख्याओं को हम तोड़ पाए, अगर वो अच्छी है तो आप बड़ी जल्दी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो कोशिश करना आगे से जब भी आप एलसीएम निकालें तो कोई एक बड़ी संख्या कॉमन आ जाए और फिर जो बचेगा उन सब से आप मल्टीप्लाई कर दें। उम्मीद है एलसीएम का ये तरीका आपको समझ में आया होगा और आंसर हमारा आ गया है सी ऑप्शन 9। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज पहली क्लास है तो मैं अपनी स्पीड हल्की सी कम रखूंगा, लेकिन आप लोग धीरे धीरे अपनी स्पीड भी बढ़ाना और हम भी अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी पहली क्लास है तो कोशिश करूंगा कि आपके साथ पहले मेरा कनेक्शन हो जाए, हमारा कम्युनिकेशन, और मेरी बातें आपको समझ में आने लग जाए। अगर आपको मेरी टीचिंग को लेकर, मेथड को लेकर या लैंग्वेज को लेकर, देखो 3 ही चीजें दिक्कत करती हैं, या तो मेरे पढ़ाने में ही प्रॉब्लम है, या फिर मेरे तरीकों में प्रॉब्लम है, या फिर मेरी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही है। तो अगर ये तीनों चीजें क्लियर हैं तो आप प्लीज मुझे इनमें से किसी में भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर, तो हम उस चीज को चेंज करेंगे। अल्टीमेटली हमारा काम, हमारा गोल, हमारा मोटो एक ही है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, और ये हमारे पास रेशियो का एक क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, 500 रुपए को 4 लोगों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले टोटल मनी, टोटल पैसा हमारे पास कितना है, 500 रुपए, जिसे हमें 4 लोगों में डिवाइड करना है और कुछ रेशियो गिवन है। सबसे पहले देखिए क्या बोलता है, डिवाइड ₹500 अमंग ABCD सो दैट A एंड B टुगेदर गेट थ्राइस एज मच एज C एंड D। अगर बात करें A प्लस B तो इनका C प्लस D के साथ थ्राइस का रेशियो है, यानी 3:1। उसके बाद B गेट्स 4 टाइम्स ऑफ C, B को C से 4 गुना ज्यादा मिलता है तो 4:1, और C को D से 1.5 गुना ज्यादा मिलता है, C को D से 1.5 गुना। 1.5 गुने का मतलब होता है बच्चों 3:2, क्योंकि 1.5 का मतलब होता है 3/2 या 3:2। अब यहां पर एक बात आप लोग समझना, देखिए C यहां पर कितना है 3 और C यहां पर कितना है 1। अगर मैं इसको 3 बना लूं तो ये भी 3 से गुणा हो जाएगा। अब D हो गया 2, B हो गया 12 और C हो गया 3। तो C और D 3 और 2 5, यानी ये 1 को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो यहां भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। एक बार दोबारा समझिए, कुछ बच्चों को लगा होगा कि जल्दी हो गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मालूम है कि आपको किसी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए C और D में क्या रेशियो था, 3 और 2। अब मैंने मान लिया कि D की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 3 है,
तो C यहां पर 1 है और यहां 3 है, तो मैंने C को 3 अगर किया तो इधर भी 3 से गुणा होगी, तो B हो गया 12, C हो गया 3 और D हो गया 2। अब C 3 है और D 2 है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, लेकिन यहां तो 1 है तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चारों हमारे पास आ चुके हैं ABCD। देखिए D 2, C 3, B 12 और ये 15 है, तो 15 में से 12 गया तो कितना बचा 3। ये चारों का रेशियो आ गया। अब हमें B का शेयर बताना है, तो सबसे पहले 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20। 20 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 500, तो 0 से 0 कैंसिल, 1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 25 और हमें किसका शेयर निकालना है B का, तो B का शेयर है 12, एक शेयर 25 के बराबर है, तो 12 किसके बराबर होगा 12 इंटू 25 यानी कि 300 रुपए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो रेशियो का एक साधारण सा क्वेश्चन था, बस आपको चीजों को बराबर करना था। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बच्चों मैंने 2 बार समझाया है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखना। फिर भी आपको दिक्कत आती है तो मैं हमेशा कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आपका जो डाउट हो, जो क्वेरी हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। मैं जरूर उस चीज पर या तो कोई दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा या उसी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में रिपीट करूंगा। वैसे मैंने बड़े आराम से समझाया है, आप एक बार फिर से इसको देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की स्पीड बी से 30% ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी दो लड़के हैं, ए की स्पीड बी से 30% ज्यादा है, तो अगर इसकी स्पीड 130 है तो इसकी स्पीड 100 है ना। 30% ज्यादा का मतलब मैंने बी की स्पीड को 100 मान लिया, तो ए की स्पीड हो गई 130, कैंसिल करेंगे तो इनकी स्पीड में क्या रेशियो आ गया 13:10। अब कहता है ए एंड बी रन अ रेस ऑफ 117 मीटर लेंथ। ठीक है, ए और बी कोई रेस लगाते हैं जो 117 मीटर लंबी है। तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर ए 117 मीटर की रेस करे तो इसे कितना टाइम लगेगा। देखिए 117 मीटर लेंथ है और 13 इसकी स्पीड है, तो इसको कितना टाइम लगा 9 सेकंड। अब कहता है व्हाट पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द रेस शुड ए गिव बी एज अ हेड स्टार्ट सो दैट द रेस एंड्स इन अ डेड हीट। एक रेस में ए और बी की स्पीड गिवन है, साथ में वो रेस जो है बच्चों 117 मीटर की है, और डेड हीट का मतलब क्या होता है, डेड हीट का मतलब होता है दोनों उस रेस को एक साथ खत्म करें। लेकिन अगर ए की स्पीड ज्यादा है और डिस्टेंस बराबर है तो वो दोनों तो आगे पीछे हो जाएंगे। उसी के लिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए बी को कितना, या ए बी से कितना आगे, बी ए से कितना आगे खड़ा हो जाए। स्टार्ट देने का मतलब क्या होता है कि मैं यहां खड़ा हूं और मैंने बी को थोड़ा आगे खड़ा कर दिया और फिर हम दोनों ने जो रेस है वो एक साथ खत्म की। तो ए 117 मीटर पूरा करने में कितना टाइम लेता है 9 सेकंड। अब अगर दोनों सेम टाइम भागेंगे, ठीक है, अगर दोनों सेम टाइम भागेंगे लेकिन बी थोड़ा सा आगे खड़ा होगा तो दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि बी, जो बी है वो 9 सेकंड में कितना कवर करेगा। 9 सेकंड में बी की स्पीड 10 है, तो बी 9 सेकंड में कितना जाएगा 90 मीटर। अब एक बात ध्यान से समझना, मैं 9 सेकंड में भागता हूं 117 मीटर और बी 9 सेकंड में भागता है 90 मीटर। तो अगर मैं बी को 27 मीटर आगे खड़ा कर दूंगा, 117 और 90 का गैप कितना है 27। अगर मैं बी को 27 मीटर आगे खड़ा कर दूं, मैं भी 9 सेकंड भागूं और बी भी 9 सेकंड भागे, तो मेरे 117 मीटर हो जाएंगे और बी के 90 मीटर हो जाएंगे और हम दोनों साथ में उस रेस को खत्म करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई किसी को कितना आगे खड़ा करे कि वो दोनों एक साथ रेस को कंप्लीट करें, तो सबसे पहले आप दोनों में से किसी एक का टाइम निकाल के उसका दूसरे वाले का भी ये निकाल लेना कि उतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैंने वही किया, सबसे पहले 117 मीटर ए कितनी देर में पूरा करेगा 9 सेकंड में, और बी 9 सेकंड में कितना पूरा करेगा 90 मीटर। तो 90 मीटर और 117 मीटर, ये जो गैप है इतना आगे बी को खड़ा करना पड़ेगा। तो यानी आंसर आ जाएगा कितना 27 मीटर, क्योंकि ए जितनी देर में 117 मीटर भागता है बी उतनी देर में 90 मीटर ही भाग पाता है। तो ए को बी को 27 मीटर
आगे खड़ा करना पड़ेगा, तभी ये दोनों उस रेस को एक साथ खत्म करेंगे। ये भी बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सवाल था। इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार देखना और इस कंसेप्ट को याद कर लेना। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और एसएससी जीडी का एग्जाम जो अभी आने वाला है कमिंग फ्यूचर में, तो उसमें ये क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आजकल ये रेसेस वाला जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चंस है, ये बहुत ट्रेंडिंग है बच्चों। हर पेपर में रेस वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन ज्यादा पढ़ के जाते हैं और एग्जामिनर रेस वाला क्वेश्चन डाल देता है। तो इसको आप देख लेना। मैंने कोशिश की है कि बड़े अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट मैं आपको समझा पाऊं कि मैंने बी को 27 मीटर क्यों आगे खड़ा किया, क्योंकि दोनों का टाइम सेम करके और फिर डिस्टेंस का जो गैप है वही होता है स्टार्ट देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया बिल्कुल। ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। जब भी कोई दुकानदार किसी को 2 लगातार डिस्काउंट दे, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है एक डिस्काउंट और उसके साथ साथ दूसरा डिस्काउंट। तो 2 डिस्काउंट अगर कभी भी गिवन हो बच्चों, तो आप याद कर लीजिए नेट डिस्काउंट या टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा। अगर कभी किसी सवाल में 2 डिस्काउंट गिवन हो तो सबसे पहले ये निकाल लो टोटल डिस्काउंट कितना है, और इसमें यही पूछा हुआ है। तो बच्चों एक डिस्काउंट है 15, दूसरा है 25। ठीक है, तो 2 डिस्काउंट है। पहले डिस्काउंट को आप मान लेना A, दूसरे डिस्काउंट को B, और टोटल डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है बच्चों A प्लस B माइनस AB अपॉन 100%। ये हमेशा ओवरऑल डिस्काउंट होगा या टोटल डिस्काउंट होगा। 2 डिस्काउंट में टोटल कितना डिस्काउंट मिला, ये उसका फॉर्मूला है। तो पहला डिस्काउंट 15, दूसरा डिस्काउंट 25 और माइनस 15 गुणा 25/100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 25 से ये कैंसिल, 4 पे ये हो गया 25 और 15 40, और 40 में से माइनस कर दीजिए 15/4, ये हो जाएगा 3.75। तो माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 36.25, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 36 सही 1/4, क्योंकि 0.25 कितना हो जाएगा 25/100 और 1/4। तो ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों ये आता बहुत है पेपर में। 2 डिस्काउंट को 1 डिस्काउंट में बदलने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। और ऐसा एक आध क्वेश्चन भी अगर हमें बीच में मिल जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और झट से 2 नंबर आ जाते हैं या 1 नंबर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन हमारे सामने है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी फेचेस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज। इतना ब्याज कमाया, 7% रेट है और 5 साल में कमाया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को निकालने के 2 तरीके हैं। पहला 4016 रुपए 25 पैसे, ये तो इंटरेस्ट है, और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट 7% और टाइम है 5 साल, नीचे आ जाएगा 100। तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां से प्रिंसिपल हो जाएगा 401625 इंटू 100 अपॉन, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे भी 100 आएगा, और साथ में नीचे 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा 35। इसको आप सॉल्व कर दें तो प्रिंसिपल जो है वो 11,475 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये भी हो सकता है, आप इतना लिखने के बजाय सिर्फ ये देख लें कि 7% ब्याज मिलता है 1 साल में, तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा 35%। ये है 5 ईयर्स का इंटरेस्ट, यानी सीधा सीधा यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। 1 साल में 7% तो 5 साल में 35% ये ब्याज है, और 35% की वैल्यू कितनी है 4016.25। यहां से 1% की वैल्यू क्या आएगी 4016.25 अपॉन 35, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यही 100 हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। तो आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो और आप इससे भी निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन दोनों में ही लगभग सेम टाइम लेगा, तो आप चाहे इससे सॉल्व करें चाहे आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व करें, दोनों में आपको बराबर टाइम ही लगने वाला है। तो चलिए, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
एक आदमी 320 किलोमीटर 8 घंटे में, 40 किलोमीटर 5 घंटे में और 40 किलोमीटर 7 घंटे में कवर करता है। एवरेज स्पीड निकालनी है बच्चों। देखिए कितना सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें, औसत चाल। एवरेज स्पीड बच्चों क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पर आपको डिस्टेंस भी गिवन है, 320 किलोमीटर पहले कवर किया, उसके बाद 40 किलोमीटर और फिर से 40 किलोमीटर। सबसे पहले उसको लगे 8 घंटे, उसके बाद 5 घंटे और उसके बाद 7 घंटे। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो हो गया 400 किलोमीटर और टाइम लगा 8 5 13 7 20 घंटे। यही आपकी एवरेज स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखें। बच्चों मेरी कोशिश देखो ये है कि हर क्लास से कम आप 2 से 3 मार्क्स, हर क्लास आपको कम से कम 2 से 3 नंबर दे के जाए, बस यही मेरी कोशिश है। तो जो भी कंसेप्ट मैं यहां पर लिखूं उसको आप नोट कर लेना। कई बार कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, अगर 20 या 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो आप खुद देखना कम से कम आधे सवाल डायरेक्ट कंसेप्ट पर बेस्ड आएंगे। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आया, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सारी दूरियों को ऐड कर दो, सारे जो टाइम है उनको ऐड कर दो, यही होगी आपकी एवरेज स्पीड। कई बार वो टाइम ना देकर क्या दे देता है? स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम टाइम निकाल भी सकते हैं। कई बार आपको सीधा टाइम नहीं देगा, ये बोल देगा कि 320 किलोमीटर 10 की स्पीड से कवर किया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम निकल जाएगा। ऐसे ही तीनों टाइम निकल जाएंगे। तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही एग्जाम में आता है और इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आप 2-4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए रिमाइंडर का एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ। अब ये आपको डराने के लिए दे दिया, क्योंकि आप ध्यान देना नीचे क्या है? 5। जब आप 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आप पावर को भूल जाइए, बस ये 3126 है। अब आपको पता है 3125 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अब 1 की पावर कितनी भी हो, हमेशा 5 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 ही रहेगा और रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा? 1। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले 3126 को 5 से डिवाइड किया। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अब 1 की पावर कितनी भी हो, हमेशा ऊपर 1 ही आएगा और जब 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ये केवल डराने के लिए आपको दिया हुआ था क्वेश्चन। ये 1 सेकंड से भी कम टाइम इसमें लगना चाहिए था, क्योंकि 6 को 5 से डिवाइड किया 1 आया। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा और 1 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर भी क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हम लोग आगे चलते हैं। पॉपुलेशन का एक सवाल है, देखिए 2 years ago, 2 साल पहले किसी शहर की जनसंख्या थी 66,000। एक साल वो 5% बढ़ी और अगले साल वो 5% कम हो गई। तो बताओ कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितनी है? ठीक है, 2 साल पहले की पॉपुलेशन दी हुई है और आज की पॉपुलेशन आपसे पूछी हुई है। अब यूं तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, फॉर्मूला भी है 1 + r/100। ठीक है, लेकिन मैं आपको पॉपुलेशन का क्वेश्चन करने का इतना बढ़िया तरीका बताऊंगा कि ये जो परसेंटेज है ना 5, अगर ये 12.5, ये 16 सही 2/3, 33 1/3%, यानी कि परसेंटेज अगर मुश्किल भी आ जाएगा तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। ध्यान देना, 2 साल पहले पॉपुलेशन थी 66,000 और वो कितनी बढ़ी? 5%। बस आप मुझे इतना बताएं कि 5% की वैल्यू 1/20 होती है। ये बात आप सभी जरूर जानते होंगे। नहीं भी जानते तो परसेंटेज को हटाओ, नीचे 100 आएगा, 5 से 100 को कैंसिल करेंगे 1/20 आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि पॉपुलेशन जो 20 थी वो 1 बढ़ के 21 हो गई। पॉपुलेशन 20 थी, पहले साल में वो बढ़ के हो गई 21 और दूसरे साल में 20 से वो कितनी हो गई? 19। ये 19 कैसे आया? एक बार इंक्रीज हुई है और एक बार डिक्रीज हुई है, यानी कि एक बार 20 में 1 जोड़ेंगे तो पॉपुलेशन 21 हो जाएगी और एक बार 20 में से 1 माइनस करेंगे तो पॉपुलेशन 19 हो जाएगी। इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो 400, ये तो हो गई 2 साल पहले की पॉपुलेशन और ये हो गई आज की पॉपुलेशन 399।
ये प्रेजेंट पॉपुलेशन और ये प्रीवियस पॉपुलेशन 2 साल पहले की। अब 400 की वैल्यू हमें दे रखी है, 399 की वैल्यू निकालनी है। 400 किसके बराबर है बच्चों? 66,000 के। तो 20 से 20 कैंसिल, एक की वैल्यू आ गई 165, 165। एक की वैल्यू 165 है। अब कुछ बच्चे यहां क्या करेंगे, 399 को 165 से गुणा करेंगे और वहीं अपना टाइम बर्बाद कर देंगे। 400 से एक कम है ये, और एक की वैल्यू कितनी है? 165। तो क्यों ना हम 66,000 में से 165 को माइनस कर दे, तो सीधा अपना आंसर आ गया 65 और 165 किया ना 835। देखिए दोबारा समझिए मैंने क्या किया। सबसे पहले तो आपने कोई नंबर जब 5% बढ़ता है तो वो 20 से 21 हो जाता है, और अगर 5% कम होता है तो वो 20 से 19 हो जाता है। अब कोई पॉपुलेशन 400 से 399 हो गई, 400 की वैल्यू दे रखी है, 399 की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू आ गई 165। तो कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 165 से, कोई जरूरत नहीं है। 400 की वैल्यू मालूम है, 399 की निकालनी है, तो 400 में से एक माइनस कर दो ना। टोटल पॉपुलेशन ये है, उसमें से एक कम करना है, एक की वैल्यू 165 है, तो अपना आंसर आ गया 65835। ठीक है। बाकी आप 399 को 165 से गुणा करके भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होता। तो 400 में से एक की वैल्यू माइनस कर दीजिए, 399 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये तरीका आपको अच्छा लगा तो बच्चों शेयर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है हमारे सामने। द रेडियस ऑफ ए कोनिकल वेसल इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24. The vessel is full of water. This water is poured into a cylindrical vessel having the base radius 10 centimeter. Find the depth of water in the cylindrical vessel. देखिए सिंपल सवाल है, एक कोन है, एक शंकु है जो पानी से भरा हुआ है। उस भरे हुए कोन को एक सिलेंडर में डाला गया, तो यानी कि पूरा वॉल्यूम इसके अंदर डाल दिया। जब एक चीज को दूसरी चीज में डाला जाता है तो उनका वॉल्यूम आपस में, आयतन आपस में बराबर होता है। यानी यहां पर इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस है 5 और हाइट है 24। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस गिवन है 10 और डेप्थ यानी कि हाइट आपको निकालनी है। पाई से पाई कैंसिल, 300 इसके कैंसिल कर दीजिए, ये होगा 8 × 5 40, 40 पंजे 200, 200 बराबर 100 गुणा h, तो कैंसिल 2 सेंटीमीटर हाइट आ गई। तो बिल्कुल साधारण सा सवाल था। जब भी आपके पास मेंसुरेशन की दो आकृतियां हो, एक को पिघला के दूसरी बनाई जाए तब भी वॉल्यूम बराबर होता है, और एक का पानी या एक का लिक्विड दूसरे में डाला जाए तब भी दोनों का वॉल्यूम, दोनों का आयतन आपस में बराबर होता है। बस आप उनको इक्वल रखें और जो क्वांटिटी मिसिंग है उसको आप लोग निकाल लें। ये 2 पॉइंट याद रखना, किसी चीज को गला के पिघला के अगर दूसरी चीज बनाई जाती है तो वॉल्यूम सेम होता है, और अगर एक चीज का मटेरियल दूसरी चीज में डाला जाए तब भी उनका वॉल्यूम आपस में इक्वल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 लोगों ने कोई बिजनेस किया और उनका प्रॉफिट रेशियो गिवन है। ए बी सी कोई बिजनेस करते हैं जिसमें उन्हें 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए का प्रॉफिट होता है। यह है उनका प्रॉफिट रेशियो। अगर बी का शेयर 7,50,000 है, यानी कि 3 की वैल्यू 7,50,000 है। अगर 3 बराबर है 75 के, तो बच्चों एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25, यानी कि 2,50,000। और आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था। 5 और 3 8 और 2 10, टोटल प्रॉफिट 10 हुआ था। एक की वैल्यू 2,50,000 है, तो 10 की वैल्यू के लिए एक जीरो और लगा देंगे, ये आ जाएगी 10, यानी कि टोटल प्रॉफिट 25 लाख रुपए। इससे आसान सवाल पार्टनरशिप के सवाल में बन ही नहीं सकता कि प्रॉफिट का रेशियो भी दे दिया और किसी एक का प्रॉफिट भी गिवन है। 2 3 5 का प्रॉफिट हुआ, 3 की वैल्यू हमें गिवन है और 10 की वैल्यू निकालनी है। अब इससे आसान क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं दे सकता। इससे आसान तो यही हो सकता है क्वेश्चन और उसका आंसर भी साथ में लिख के दे दे, ठीक है ना।
तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। सारे सवाल टफ नहीं होते और सारे सवाल आसान नहीं होते, मिक्स करके पेपर आता है। तो जहां आसान क्वेश्चन हो वहां टाइम बचाएं, जहां मुश्किल क्वेश्चन हो उसको थोड़ा सा टाइम दे, थोड़ी सी इज्जत दे, तो फिर वो आपको नंबर देगा, ठीक है ना। मुश्किल क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देंगे तभी वो आपको नंबर देगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। P कैन डू एज मच वर्क एज Q एंड R टुगेदर। देखिए गिवन है कि P उतना ही काम कर सकता है जितना Q और R मिलके करते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि P और Q प्लस R इनकी जो एफिशिएंसी है वो सेम है। P अगर एक काम करता है तो ये दोनों मिलके भी एक ही काम करते हैं, ये एक कंडीशन हमें दे दी। P और Q काम को करते हैं 8 घंटे 24 मिनट में। P और Q किसी काम को 8 घंटे 24 मिनट। अब देखिए 8 घंटे और 24 मिनट को अगर मैं आवर्स में चेंज करूंगा 24/60, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो ये आ जाएगा 42/5। मतलब P और Q किसी काम को 42/5 घंटे में कर सकते हैं और R उसी काम को करता है 42 आवर्स में, 42 घंटे में। तो बच्चों एलसीएम आ जाएगा वर्क, यानी कि 42 क्या हो गया टोटल वर्क। P और Q की एफिशिएंसी आएगी 5 और R की एफिशिएंसी आएगी 1। अब देखिए R एक काम करता है और ये दोनों मिलके 5 काम करते हैं। अब यहां से हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 5 और 1 टोटल कितना है 6, और ये आधा करता है, तो इसका मतलब ये कितना काम करेगा 3, फिर ये 2 और ये 1, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब निकालना है Q वो काम कितने टाइम में करेगा। टोटल वर्क है 42, Q की एफिशिएंसी 2 है, तो 42/2 यानी कि 21 घंटे में वो पूरा काम कर देगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। P और Q किसी काम को करते हैं, उनकी एफिशिएंसी निकाल ली, उनकी काम करने की क्षमता निकाल ली। R की एफिशिएंसी आ गई, तीनों की एफिशिएंसी मिला के 6 है और P की एफिशिएंसी आधी है, तो 6 में से 3 तो P की हो गई और 3 इन दोनों की मिलाकर, जिसमें से R की 1 है, तो Q की एफिशिएंसी 2 आ गई। और पूरा काम अगर Q करेगा तो काम है 42, एफिशिएंसी 2 है, तो 42/2 21 घंटे में पूरा काम खत्म कर लेगा। नेक्स्ट, एक आदमी की तनख्वाह पहले 40% कम की गई और फिर 40% बढ़ाई गई, तो बताओ कि उसकी सैलरी में कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ। अब ध्यान देना, अगर कभी X% का इंक्रीज किया जाए और X% का डिक्रीज किया जाए, हमेशा ये तरीका हमेशा लगेगा बच्चों, बस दोनों परसेंटेज सेम होने चाहिए। अगर कभी X% का इंक्रीज करे और X% डिक्रीज करे, तो ओवरऑल हमेशा क्या होगा, यहां पर डिक्रीज ही होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, डिक्रीज, यानी कि घटेगा हमेशा। और कितना डिक्रीज होगा, X² 100%, यही आपका आंसर होगा। अगर किसी चीज को कुछ परसेंट बढ़ाया जाए और उतने ही परसेंट कम किया जाए, तो ऐसे में हमेशा डिक्रीज होता है। और कितना डिक्रीज होता है, X² 100। तो यहां पर X की वैल्यू कितनी है 40, तो आपका आंसर होगा 40 × 40/100, यही आपका आंसर आ जाएगा। दोनों जीरो कैंसिल, 16% और हमेशा क्या होगा डिक्रीज, तो 16% डिक्रीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। बाकी अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था बच्चों, 40% की वैल्यू, 40% की वैल्यू होती है 2/5। किसी चीज को पहले 5 में से 2 कम किया गया यानी कि 3 कर दिया, और फिर 5 से 2 बढ़ा दिया यानी कि 7। तो इसका मतलब 5 × 5, वो चीज 25 से कितनी हो गई 21, 25 से 21 यानी कि 4 की कमी आई 25 पर, 100% पे कितनी होगी, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा 16%। लेकिन अगर X और Y सेम है तो आप सीधा आंसर भी लगा सकते हैं। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तब आप ये तरीका लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया निकालना एक सिलेंडर का। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 2πr h+r। अब 2 × क्योंकि आंसर पाई में है तो पाई को हम सॉल्व नहीं करेंगे। रेडियस गिवन है कितनी, डायमीटर 10 है तो रेडियस हो जाएगी 5, हाइट है 8.5 और प्लस रेडियस 5, तो बाहर आ गया 10π
और अंदर 13.5, 13, 13.5 को 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, 135 पाई हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। कैलकुलेशन को ध्यान से करना। और एक बात यहां पर डायमीटर गिवन है, व्यास, तो त्रिज्या में बदलना मत भूलना। डायमीटर का आधा होता है रेडियस। कुछ बच्चे यहां 10 लिख देंगे तो गलती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। ये देखिए एक सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर कोई रेलगाड़ी दिल्ली से चंडीगढ़ जाए बिना रुके, उसको बोलते हैं एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, यानी कि कहीं पर भी नहीं रुकी, स्टॉप नहीं लिया। और अगर रेलगाड़ी दिल्ली से चंडीगढ़ रुकते हुए जाए, अब अगर बिना रुके जाएगी तो स्पीड ज्यादा होगी, और अगर रुक रुक कर जाएगी तो स्पीड कम होगी। अब जब रुक रुक के जाती है तो यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब रुकती है तो कितने मिनट के लिए रुकती है। इसे बोलते हैं स्टॉपेज टाइम निकालना, कि कोई रेलगाड़ी हर गंतव्य पर, हर स्टॉप पर कितनी देर के लिए रुकती है। तो स्टॉपेज टाइम क्या होता है बच्चों? डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। आपको दो स्पीड गिवन होगी, एक जिस पे ट्रेन रुकी नहीं और एक जिस पे ट्रेन रुक रुक के चली। डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड, यही होता है स्टॉपेज टाइम। तो एक स्पीड है 90 और एक स्पीड है 36, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 54। मैक्सिमम स्पीड है 90। अब ये क्योंकि आवर्स में है और आंसर मिनट्स में है, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 मिनट्स। ठीक है। एक रेलगाड़ी अगर बिना रुके कहीं जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? 90, और अगर कहीं पर रुक रुक के जाती है तो स्पीड क्या आती है? 36। तो आपको यह बताना था कि जब वो रुकती है तो हर स्टॉप पर कितने मिनट के लिए रुकती है। जब भी आपको रुकने का समय निकालना हो या स्टॉपेज टाइम निकालना हो तो दोनों स्पीड का डिफरेंस ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगी मैक्सिमम स्पीड। तो और उसके बाद मैंने 60 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि आंसर मिनट में गिवन था और स्पीड आवर्स में थी। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और फिर आप डायरेक्टली 2 सेकंड में ही इसे सॉल्व कर देंगे। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ज्यादा डिस्कस करना पड़े। हम लोग आगे चलते हैं। ए डीलर ऑफर 20% डिस्काउंट, ही ऑफर्स ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5%। देखिए एक डीलर 2 डिस्काउंट दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि 2 डिस्काउंट अगर हो तो सबसे पहले आप लोग क्या निकाल ले कि टोटल डिस्काउंट कितना होगा, टोटल डिस्काउंट। और उसका फॉर्मूला था a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, यानी कि 20 प्लस 5 माइनस 20 गुणा 5/100। ठीक है। तो ये हो गया 20 इंटू 5, 100 से 100 कैंसिल, 1 आ गया, 25 में से 1 गया तो 24%। ये तो आ गया हमारा टोटल डिस्काउंट। अब अगर कस्टमर ने 1800 रुपए दिए तो बताओ कि उसे पे कितना करना पड़ा। 1800 रुपए पर 24% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 1800 का 24% कितना आ जाएगा? निकाल लीजिए। यह आ जाएगा 24 इंटू 18 करेंगे तो 4 8 32 का 2, ठीक है, 2 8 दूनी 16, 4 20 और 3 23 और 4, ये आ गया 432। अब ये क्या है बच्चों? डिस्काउंट। लेकिन आपसे डिस्काउंट नहीं पूछा, आपसे पूछा कस्टमर ने पैसे कितने पे किए। तो 1800 रुपए में से आप डिस्काउंट को माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 1368 रुपए 1368। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, 2 स्टेप का सवाल था। सबसे पहले एक दुकानदार ने आपको 2 डिस्काउंट दिए तो हमने निकाल लिया, टोटल डिस्काउंट हुआ 24% का। एमआरपी दे रखी है 1800, 1800 पे 24% यानी कि 432 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 1800 में से 432 माइनस करेंगे 1368 रुपए, ये अपना आंसर आएगा। इतना आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तूफान में 243 पेड़ बच गए, 300 में से कितने % का लॉस हुआ? कितना आसान सवाल है। 300 पेड़ थे, तूफान आया, 243 पेड़ रह गए, तो बच्चों कितना नुकसान हुआ?
57 पेड़ों का। कितने पेड़ों पर? 300 पर। यही निकालना है कि टोटल नुकसान कितना हुआ। तो नुकसान कितना हुआ है 57 ट्रीज का 300 ट्रीज पर। 100 से कट गया 3 पे, 3 से ये 19 पे, 19% का नुकसान हो गया। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपनी चीजों को 10% के लॉस पर बेचता है, यानी 100 रुपए की चीज को 90 में बेचता है, लेकिन 30% कम देता है, यानी 100 से 30% कम देगा, तो यानी कि उसने 70 ही दिया। तो ये तो उसने क्या लिया? पैसे लिए, प्राइस, और ये उसने कस्टमर को दिया, ये उसने कस्टमर को दिया, तो उसका प्रॉफिट निकालना है। अब देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 रुपए की चीज को, 100 रुपए की चीज के कितने पैसे लिए? 90 रुपए लिए, लेकिन 90 रुपए में 90 रुपए की चीज नहीं दी, 70 रुपए की चीज दी, तो उसने 20 रुपए बचा लिए 70 रुपए की चीज देकर। यही आपका आंसर होगा। सॉल्व करेंगे, 28 सही, 4/7% आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना दुकानदार का प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? जितना उसने कस्टमर को दिया। तो एक दुकानदार ने कस्टमर से 90 रुपए लिए, लेकिन चीज कितने रुपए की दी? 70 रुपए की। तो 70 रुपए की चीज देकर 20 रुपए बचाए हैं। 90 मत लिख देना नीचे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 90 रुपए लिए थे, लेकिन सामान तो 70 का ही दिया ना। और दुकानदार का प्रॉफिट किस पे होता है? जितना वो ग्राहक को देता है। तो ग्राहक को 70 रुपए की चीज दी और 20 रुपए बचा लिए, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 70 पे निकलेगा, ना कि 90 पर निकलेगा। तो 20 का प्रॉफिट 70 पे 100 से गुणा करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 6 men और 8 women can reap a field in 21.5 days. How long will 14 men and? देखिए इसको बोलते हैं और एंड वाला क्वेश्चन। जब भी टाइम एंड वर्क में ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि आपको और वाली कंडीशन तो गिवन है और एंड वाली कंडीशन आपको फाइंड करनी है। देखिए गिवन है ना, 6 आदमी और 8 महिलाएं किसी काम को 21.5 दिनों में कर सकती है, तो ये चीज आपको गिवन है। और एंड वाली चीज आपको निकालनी है कि 14 आदमी एंड 10 वुमेन कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है। तो जब भी एंड और वाला क्वेश्चन आए तो एंड वाले सारे ऊपर लिख देना, और वाले सारे नीचे लिख देना, और बराबर में जो डेज गिवन है आप उनको लिख देना। तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। अब एंड वाले कौन कौन है? 14 और 10, और वाले हैं 6 और 8, और दिन कितने हैं? 21.5। इन सभी को आप जोड़ के और एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, यही आपका आंसर। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, ये 7/3, और ये इसको भी 2 से कैंसिल करेंगे, 5/4। तो 3 × 4 एलसीएम आ जाएगा 12, और यहां आ जाएगा 4 × 7 28 प्लस 15, और ये आ गया 21.5। यहां पर छोड़ दीजिए केवल 1, 21.5 को मैं 215 लिख लेता हूं, नीचे 10 आ जाएगा, यहां से आएगा 43, और 12 जाएगा ऊपर। 43 से कैंसिल करेंगे 5 पे, 5 दूनी 10, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 दिन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया तरीका है बच्चों। अगर कभी भी टाइम एंड वर्क में और एंड वाला क्वेश्चन आ जाए, एंड वाली सारी संख्याएं आप ऊपर लिख देंगे, और वाली सारी चीजें नीचे लिख देंगे, और उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। यहां पर वो डेज आएंगे जो गिवन है, फिर जो 1 की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगी। कभी कभी इस क्वेश्चन में क्या करता है, 14 आदमी और 10 महिलाएं कितने दिन में दुगना काम करेंगे, तो 1 की जो भी वैल्यू आएगी उसको आप डबल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। पहले 4 नेचुरल नंबर के क्यूब का एवरेज निकालना है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है बच्चों, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, और इसका एवरेज निकालना है। डिवाइड कर देंगे 4 से, साधारण सा सवाल, और ये आ गया 100/4 25। लेकिन अगर 4 की बजाय 40 नंबर होते तो क्या हम ऐसे लिख पाते? नहीं। तो अब सुनिए, एवरेज ऑफ क्यूब्स अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एवरेज इक्वल्स टू, देखिए क्यूब का सम क्या होता है? क्यूब्स का सम होता है n × n + 1,
डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? नंबर से। तो इसका सम हो गया n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 और n से करेंगे डिवाइड। तो एवरेज में देखिए ये n कैंसिल हो जाएगा, तो क्यूब्स का एवरेज बच्चों क्या आ गया? n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि यहां पर तो n की वैल्यू 4 है, लेकिन अगर n की वैल्यू 40 आ गई तो फिर आप सीधा सीधा एवरेज निकाल सकते हैं, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब यहां पर n कितना है? 4, तो 4 रखिए, ये आ गया 4 इंटू 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 25। ठीक है ना? तो ये आसान था क्योंकि नंबर्स कम थे। अगर नंबर ज्यादा होंगे तो एवरेज निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, तो आपका आंसर बड़े आराम से आएगा और आपकी कैलकुलेशन भी बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है, चलिए। और ये है बच्चों आज का आखिरी सवाल, और उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद हम लोग मिले हैं, लेकिन आप उतने ही जोश के साथ क्लास से जुड़ेंगे, आगे भी जुड़े रहेंगे, और हम लोग भी अब अगले, जब तक एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हो जाता, डेली रात को 10 बजे आपको एक बहुत बेहतरीन क्लास मिलेगी, जिसको आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत शानदार होगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा और अगले लेवल के लिए आप तैयार हो जाएंगे। और हम भी अगले लेवल की तैयारी उसी हिसाब से कराएंगे। अभी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा प्री लेवल लेके चल रहे हैं बच्चों, तो हो सकता है आपको पेपर थोड़े आसान लगे, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो हम थोड़ा थोड़ा लेवल भी बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस की जो संख्या है वो भी बढ़ाएंगे। साथ में कोशिश करेंगे एग्जाम जब पास में आ जाएगा तो एक दिन में आपको 2-2 सब्जेक्ट की या कभी कभी 3-3 सब्जेक्ट की क्लास आपको एक ही दिन में मिल जाए। ठीक है, यही हमारी कोशिश है, लेकिन वो कामयाब तभी होगी जब आप इस कोशिश के साथ 100% सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना? आपका काम बस इतना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप खुद भी पढ़ें और जो आपके साथी हैं उनको भी बोले वो भी हमारे साथ जुड़े, और जुड़ के सब लोग मिलके तैयारी करें। यही मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कह लीजिए या मेरी एडवाइस, जैसे भी आपको समझना है, लेकिन कुल मिला के पढ़ाई करिए, वो जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो आज का आखिरी सवाल, 12,000 रुपए की चीज को 14,500 में बेच दिया गया, प्रॉफिट निकालना है। बहुत आसान है, 2500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 12,000 रुपए पर, गुणा 100, ये आपका आंसर। ठीक है, 250 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 20.83% आ जाएगा। तो बच्चों पहली क्लास थी, बहुत एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग आज मिले थे। इससे पहले मैंने जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम था प्री, उसके कम से कम 20-25 सेट सॉल्व कराए थे, और हमारे जितने भी बच्चे एग्जाम देके आए, बच्चों इसमें कोई झूठ नहीं है, बच्चों ने खुद ये कहा कि उन एग्जाम्स का, उन सेट्स का हमें फायदा हुआ, क्योंकि उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो गई। देखिए मेहनत तो आप ही लोग करते हैं ज्यादा, हम तो केवल उस मेहनत में थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, बस टॉपिंग्स डालने का काम करते हैं। पिज्जा तो आप ही हैं, उस पिज्जा पे जो चिलीज होती है और जो ओरिगेनो होती है या जो रोटी पे नमक होता है वो डालने का काम। ये वो वाला नमक नहीं है जो घाव पे नमक छिड़कना, नहीं। कभी कभी सूखी रोटी पे अगर हम नमक डाल लेते हैं तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो बच्चों हम तो केवल टेस्ट डालने का काम करते हैं, बाकी मेहनत तो आपकी है और आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए। हम भी डेली रोज रात को 10 बजे आपके साथ जुड़ेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।